नमस्ते दर्शकों, मैं कुंदन सर। आज का यह टॉपिक बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है कोशिका सेल के ऊपर है। यह से प्रतिदिन आपको इसी टाइप के वीडियो मिलेंगे जो बायोलॉजी से बेसिक से अपर लेवल तक जाएंगे। सारे वीडियो बायोलॉजी से संबंधित होंगे जो आपके बायोलॉजी नामक डर को दूर कर देंगे। आपको किसी भी परीक्षा में बायोलॉजी से डर नहीं लगेगा, क्योंकि सारे वीडियो बायोलॉजी से होंगे और सारे वीडियो बेसिक से अपर लेवल तक के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है जीव विज्ञान बायोलॉजी। हमको कोशिका यानी सेल के बारे में पढ़ना है। सेल के बारे में हम पूरा बेसिक से अपर लेवल तक पढ़ेंगे कि आखिर सेल यानी कोशिका होता क्या है। ठीक है, आपने लोक क्लास में पढ़ा होगा कि कोशिका क्या है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। जी हाँ, आपने सही सुना। हमारे शरीर यानी जीव जंतु और पेड़ पौधों के शरीर का सबसे छोटा जो रूप होता है, सबसे छोटा इकाई जो होता है, वह क्या होता है? कोशिका। और कोशिका क्या है? हमारे शरीर का या यूं कहें कि हमारे जीवन का आधारभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, क्योंकि कोशिका के द्वारा ही हमारे शरीर की संरचना हुई है, बनावट हुई है। और कोई भी हम काम करते हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये सारे प्रक्रियाएं कोशिका द्वारा ही संपन्न होती है। इसलिए हम कोशिका को हमारे जीवन की आधारभूत संरचनात्मक, क्योंकि संरचना हुई है, और क्रियात्मक, क्योंकि हम सारे क्रिया उसी से करते हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हम कोशिका को कहते हैं। तो कोशिका के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। आप फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी का डिफिनेशन दे सकते हैं। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। मतलब सजीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। विज्ञान किसे कहते हैं? तो सुपरिभाषित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक सजीव विज्ञान और एक निर्जीव विज्ञान। तो निर्जीव विज्ञान के अंतर्गत आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री आते हैं, और सजीव विज्ञान के अंतर्गत आपका बायोलॉजी आता है। तो याद रखिएगा, सजीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। मतलब जीव जंतु और पेड़ पौधों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक कौन है जी? अरस्तु जी। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु जी। अरस्तु जी क्यों है? क्योंकि अरस्तु जी ने अपने पुस्तक में 500 से भी अधिक जीव जंतुओं के बारे में लिखा था, उनके कार्यविधि को समझाया था, वे कैसे कैसे उनकी उत्पत्ति हुई उसके बारे में बताया था। इसलिए 500 जीवों के बारे में इन्होंने अपने पुस्तक में लिखा। इसी के आधार पर इनको हम जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। किसको? तो अरस्तु जी को। ठीक है, जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, आप देख सकते हैं। पहला है जूलॉजी और दूसरा है बोटनी। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान और बोटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, बारी बारी से इन दोनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम जूलॉजी देखेंगे। जीव विज्ञान का पहला भाग जिसको हम जंतु विज्ञान भी कह सकते हैं। जूलॉजी को हम जंतु विज्ञान भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक भी अरस्तु जी ही हैं। याद रखिएगा, जूलॉजी को हम जंतु विज्ञान भी कहते हैं, और जूलॉजी के अंतर्गत हम सिर्फ जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, और बोटनी के अंतर्गत हम सिर्फ पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। और जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु जी हैं और जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु जी हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका सेल। आज हम सेल के बारे में ही पढ़ेंगे। ये हम जो हैं, हम क्या हैं? हम बहुकोशिकीय जीव हैं। हमारी शरीर की जो उत्पत्ति हुई है वह एक कोशिका से ही पहले पहले हुई थी, लेकिन आज हम बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक है,
और कोशिका की संख्या के आधार पर समस्त जीवों को हम दो भागों में बांटे हैं। पहला है एक कोशिकीय जीव और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। तो हम सभी जो है ना, जैसे हम सभी हो गए, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, सब क्या है, ये सभी है ना, ये सभी बहुकोशिकीय जीव हैं। और एक कोशिकीय जीव कौन होंगे, तो आपका अमीबा होगा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, साइनोबैक्टीरिया, डायटम, जीवाणु, विषाणु, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। ये नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा कि जहां भी लॉजी आ जाएगा, लॉजी, तो आपको याद रखना है जहां भी लॉजी आ जाएगा तो वह बायोलॉजी का ही कोई भाग होगा। तो याद रखिएगा कोशिका का अध्ययन ही साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, हम कोशिका के बारे में कुछ पॉइंट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। आपको मालूम होगा, आप कक्षा 9वीं में पढ़ चुके होंगे कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में हुई थी। और किसने किया था, रॉबर्ट हुक नामक डच वैज्ञानिक ने किया था। और इन्होंने किस कोशिका की खोज की थी, तो पादप कोशिका की। और ये उस कोशिका का क्या नाम था, तो कोर कोशिका। और कोर कोशिका कहाँ होता है, तो पुराने पेड़ों के जो छाल होता है ना, तना में जो छाल होता है, उसी छाल में कोर कोशिका होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में कोर कोशिका मतलब पादप कोशिका की खोज की थी। और वे कोशिका जो थी ना, मृत कोशिका थी। कोर कोशिका जो होती है मरी हुई होती है, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें हम फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। याद रखिएगा कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, तो रॉबर्ट हुक जो होगा इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इन्होंने कोशिका की खोज की थी, इसलिए इनको हम फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। और साइटोलॉजी के अंतर्गत ही तो हम आपको कोशिका का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले कोशिका की खोज जब हुई थी ना, तो उससे पहले माइक्रोस्कोप की खोज हुई थी। माइक्रोस्कोप की खोज होने के बाद ही कोर कोशिका की खोज हुई थी। माइक्रोस्कोप की भी खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। बताइए कोर कोशिका की क्या खोज हो पाती जब माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हो पाती। सबसे पहले माइक्रोस्कोप का खोज हुआ है और उसी से हम देखे हैं कोर कोशिका को, तो कोर कोशिका का खोज हुआ है। सबसे पहले माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, क्योंकि कोर कोशिका को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी माइक्रोस्कोप की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद आए एंटोनी ऑन लीeuwenhoek जी। और लीeuwenhoek जी ने माइक्रोस्कोप के लेंस में कुछ सुधार किया और इन्होंने भी कुछ खोजें की, हम आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है कोशिका से संबंधित कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज सन 1674 में, यानी 9 साल बाद सन 1674 में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, और इन्हें हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। मतलब रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की और एंटोनी ऑन लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, और फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहेंगे हम, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी हम रॉबर्ट हुक को कहेंगे। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हम किसको कहेंगे, तो एंटोनी ऑन लीeuwenhoek को कहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा ना लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु की खोज की थी। मतलब इन्होंने ही लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु को देखा था, जो कि दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु की खोज किसने की थी, तो लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इनको हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है,
अगला पॉइंट है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक हम पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे रॉबर्ट ब्राउन। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले कोशिका की खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन एक दूसरे वैज्ञानिक थे, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक को देखा था। मतलब मान लीजिए यह कोशिका हो गया और इस कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक को किसने देखा था? तो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने देखा था, ठीक है। अगला टॉपिक है स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत को दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। मतलब कोशिका सिद्धांत क्या है? तो कोशिका सिद्धांत के बारे में ना स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने कहा था। स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि किसी भी जीव का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना है, इसलिए कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। और स्वान जी ने क्या कहा था कि सभी पेड़ पौधों का जो निर्माण हुआ है वह भी वो भी बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से बना है। और इन्होंने भी कहा कि पेड़ पौधों का शरीर जो होता है और इस शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कोशिका ही है। यानी स्लाइडेन ने कहा था कि जीवों का शरीर विभिन्न कोशिकाओं से मिलने से बनता है और स्वान ने कहा था कि सभी पेड़ पौधों का शरीर विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से बना है। और इन दोनों के मत को ही तो हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कि स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि जीवों के शरीर जो बना है वो बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से बना है, और वही स्वान जी ने कहा था, इसी बात को फिर दोहरा दिया था पेड़ पौधों को पकड़ के कि पेड़ पौधों का भी शरीर ना बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से बना है। और इन दोनों के मत को ही, इन दोनों के बताए गए बात को ही हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मृत कोशिकाओं को हम नेफ्रोसिस भी कहते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा, जो कोशिकाएं मरी होती है उसको हम नेफ्रोसिस भी कहते हैं। और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले नेफ्रोसिस का ही खोज किया था, मतलब मृत कोशिकाओं की ही खोज की थी, कोर्क कोशिका की। और कोर्क कोशिका जो होता है ना, मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देता है। कोर्क से ही तो बियर का ढक्कन या फिर वो बैडमिंटन का कोर्क आदि बनता है, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म होती है। याद रखना है कि सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइक्रोप्लाज्म है। और माइक्रोप्लाज्मा नामक जो कोशिका है यह रक्त में होती है। कहाँ होती है जी? खून में होती है। और इस प्लाज्मा का रंग ना हल्का पीला होता है और ये खून में 55% होता है। तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइक्रोप्लाज्मा जो होगा इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। कहा जाता है ना कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है लगभग 2 केजी का होता है, और वह अंडा का यदि आमलेट बना दिया जाए तो लगभग 16 आदमी नाश्ता कर लेगा। तो शुतुरमुर्ग की अंडा की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटी होती है माइक्रोप्लाज्म की कोशिका, ठीक है। अगला पॉइंट है, सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका कोशिका यानी ब्रेन या स्नायु कोशिका की होती है मनुष्य के शरीर में। और मनुष्य का सबसे बड़ा कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका है, जिसको न्यूरॉन भी कहते हैं, जो लगभग खजूर के पेड़ की तरह दिखाई देता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, कुछ इसी तरह हमारा न्यूरॉन होता है, ठीक है। ये डेंड्राइट्स हो गया, यही हमारे क्या है? न्यूरॉन है, जो हमारे शरीर के सही भागों में फैला हुआ है, यही संवेदना को ग्रहण करता है, ठीक है। अब हमको नोट देखना है। पहला नोट है, तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका को हम न्यूरॉन भी कहते हैं और ये मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो स्नायु कोशिका है, जो कि दिमाग में होती है, ठीक है। और तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। आपको याद रखना पड़ेगा कि जब माथा में चोट लगता है कस के, तो क्या होता है? रोगी का बचने का जो परसेंटेज होता है वह बहुत कम हो जाता है। इसलिए आपको
सलाह दी जाती है कि आप कभी भी दुपहिया वाहन चलाएं तो आप हेलमेट का इस्तेमाल अवश्य करें। जो पुलिस लोग पकड़ के आपको हेलमेट के लिए फोर्स करते हैं, क्या वे लोग अपने लिए करते हैं? इससे आपका फायदा है। यदि सिर के नीचे कोई भी अंग टूटता है, फूटता है, तो उसकी मरम्मत की जा सकती है, लेकिन आपका माथा में चोट लग जाएगा तो आप याददाश्त खो सकता है या भी बहुत पैसा लगेगा, लेकिन बचने का चांस बहुत कम ही रहता है। ठीक है, इसलिए आप दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल अवश्य करें। ठीक है, क्योंकि जो माथे की जो कोशिकाएं होती हैं, वे कोशिकाएं यदि किसी कारणवश खराब होती है, क्षति पहुंचती है उसको, तो अब फिर से सही नहीं हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण सर में चोट लगने से आदमी का मृत्यु जल्दी ही हो जाता है, बहुत जल्दी ही हो जाता है। और हमारे दिमाग को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसको हम छोटा दिमाग भी कहते हैं। इसलिए आप दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल अवश्य करें, जरूर करें। दूसरा पॉइंट है, सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर यानी यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को खुद से ठीक कर सकता है। याद रखिएगा, दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती हैं तो वे पुनः ठीक नहीं होती है, लेकिन जो लीवर हमारे शरीर की एक ऐसी ग्रंथि है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ही है, जिसको हम यकृत या जिगर भी कह सकते हैं। इसका वजन 1.5 kg होता है। इसकी कोशिकाएं मृत होती है तो फिर पुनः जीवित हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो सर होता है, सर की कोशिकाएं जल्दी मरती है तो ठीक नहीं होती है, लेकिन लीवर की जो कोशिकाएं मरने लगती है तो फिर ठीक भी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि शराब का सेवन न करें। अधिक शराब के सेवन करने से लीवर खराब होता है, लीवर में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इस तरह हमने कोशिका के बारे में फुल डिटेल से पढ़ा। अब हम कोशिका के अंग के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के अंग बोले तो कोशिकांग, यानी कोशिका का अंग ही कोशिकांग कहलाता है। कोशिका का अंग ही कोशिकांग कहलाता है। जब बताइए, नग्न आंखों से कोशिका नहीं दिखती है तो कोशिकांग क्या खाक दिखेगी? इसलिए हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो कोशिका की जो संख्या है वह ना उम्र पर नहीं, वजन पर निर्भर करती है। यदि कोई आदमी 80 साल का है और मात्र 60 kg का है, और एक बच्चा 20 साल का है वह 80 kg का है, तो उस बचवा के शरीर में अधिक कोशिका होगी, क्योंकि उसका वजन अधिक है। ठीक है, और कोशिका की संख्या निकालने का एक फार्मूला भी होता है, आपको पता होगा। फार्मूला होता है वजन गुने 10 के पावर 15। मतलब जितना भी आपका शरीर का वेट होगा, वजन होगा, उसमें ना 10 के पावर 15 से गुना कर दीजिए, उतना संख्या में आपके शरीर में कोशिकाएं होंगी, लगभग अरबों की संख्या में होगी। ठीक है, कहा जाता है यदि सेट कीजिएगा, मान लीजिए 60 kg का एक मनुष्य है, तो 60 गुने 10 के पावर 15 कीजिएगा तो लगभग 6 पर 16 को जीरो हुआ। तो गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, मतलब 60 पद्म उसके शरीर में कोशिकाओं की संख्या होगी। यदि कोई व्यक्ति 40 kg का है तो उसके शरीर में 4 सांख्य कोशिकाओं की संख्या होगी। तो आप वजन गुने 10 के पावर 15 के फॉर्मूला से आप किसी भी मनुष्य के अंदर लगभग में कोशिकाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बारी बारी से कोशिकांग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको पढ़ना है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। जीव द्रव्य को हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। आपको मालूम होगा कि सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जीव द्रव्य ही होता है। सबसे पहले कोशिका का जीव द्रव्य ही विकसित होता है। जीव द्रव्य से बनता है आपका कोशिकांग, कोशिकांग से बनता है कोशिका, कोशिका से बनता है उत्तक,
ऊतक से बनता है अंग, अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है। और हमारे शरीर में कुल मिलाकर 8 अंग तंत्र है और अंग तंत्र से एक पूर्ण शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है और कोशिका किससे बनता है, तो जीव द्रव्य से बनता है कोशिकांग, कोशिकांग से बनता है कोशिका, कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंग और अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है और अंग तंत्र से मतलब कुल मिलाकर 8 अंग तंत्रों से एक परिपक्व शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है प्रोटोप्लाज्म के बारे में, जीव द्रव्य के बारे में। तो ध्यान से सुनिए, इसकी खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी, याद रखिएगा। मतलब कोशिका के अंदर एक गाढ़ा और तरल चिपचिपा लसर लसर एक द्रव्य होता है जिसको हम जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। और जीव द्रव्य की खोज ना पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, इसे जीवन का आधार भी कहते हैं। यानी जीव द्रव्य से ही कोशिका जिंदा है, कोशिका जिंदा है तो हमारे शरीर में ऊतक जिंदा है और ऊतक के कारण अंग है और अंग के कारण अंग तंत्र है, तो ही तो हम हैं। यदि कोशिका नहीं रहेगी तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव्य के अंदर होती है, ठीक है। इसका 80% भाग जल का बना होता है, ठीक है। आपने क्या देखा कि जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। और यह गाढ़ा तरल पदार्थ है और इसको हम जीवन का आधार भी कहते हैं, ठीक है। किसको, तो जीव द्रव्य को। और सभी जैविक क्रियाएं, हमारे शरीर में जितनी प्रक्रियाएं होती हैं सभी प्रक्रियाएं इसी द्रव्य के कारण होती है। और जीव द्रव्य में 80% पानी है और 20% में और कुछ है, ठीक है। और जीव द्रव्य को हम 2 भागों में बांटे हैं। पहला है कोशिका द्रव्य, क्या है जी, कोशिका द्रव्य, और दूसरा है केंद्रक द्रव्य। तो आप देख सकते हैं कि कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, और ये केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। दोनों के बारे में बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हमको देखना है कुछ पॉइंट्स है कि कोशिका द्रव्य कोशिका को सूखने से बचाता है, याद रखिएगा। कोशिका द्रव्य ना कोशिका को सूखने से बचाता है और केंद्रक द्रव्य केंद्रक को सूखने से बचाता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति मतलब सेल वाल, क्या जी, सेल वाल, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में होती है, जीव जंतु में नहीं होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में होती है, जीव जंतु में नहीं होती है। लेकिन कोशिका झिल्ली जो है वह पेड़ पौधों में भी है और जीव जंतु में भी है, ठीक है। लेकिन कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में है, जीव जंतु में नहीं है, ठीक है। कोशिका भित्ति के बारे में देखेंगे, यह सेलुलोज का बना होता है और केवल पादपों में होता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है, कौन, तो कोशिका भित्ति, और यह सिर्फ पेड़ पौधों में ही होता है। आगे देखना हमको, जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, कवक की कोशिका भित्ति कायरिन की बनी होती है। तो इस तरह कोशिका नामक टॉपिक का यह पहला भाग खत्म हुआ। यदि आप चाहते हैं कि कोशिका नामक टॉपिक का दूसरा भाग देखना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि आज का यह सेशन, यह वीडियो कैसा रहा। आप हमारा फीडबैक दीजिए, आप हमको मोटिवेट कीजिए। हम बहुत अधिक वीडियो बनाएंगे, अधिक से अधिक वीडियो बनाएंगे और आपका बायोलॉजी पूरा 0 लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा होगा। अंत तक देखने के लिए मैं कुंदन सर बायो गुरु आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। मिलेंगे कल नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।